करेंगे भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका के बारे में। MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज किस तरीके से भारत में काम कर रही हैं और उसमें क्या क्या कमियां हम कह सकते हैं और क्या फ़ायदे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। वैसे तो आप सब लोग इस चीज़ को थोड़ा बहुत समझते ही होंगे, पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हमारा आशय है कि एक इस तरीके की कंपनी या उद्यम जिसका प्रधान कार्यालय तो किसी एक देश में स्थित होता है, किंतु वे अपनी व्यापारिक क्रियाएं एक से अधिक देशों में करती हैं। अर्थात मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, लेकिन वो अपनी सारी जो बिजनेस एक्टिविटी हैं वो केवल अमेरिका में ही नहीं करके दूसरे कई देशों में करे, तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के अनुसार एक बहुराष्ट्रीय निगम की कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। पहली बात जो अभी हमने बात करी, अनेक देशों में वो कार्य करती हैं और उन देशों में रिसर्च और डेवलपमेंट और निर्माण का काम किया जाता है और जिसका बहुराष्ट्रीय प्रबंध होता है। बहुराष्ट्रीय प्रबंध का मतलब होता है कि उनका मैनेजमेंट कई देशों में काम करता है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक देश में कंपनी प्रोडक्शन करके और सारे देश में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इस तरीके की सिचुएशन नहीं है। हर देश जिससे वो संबंधित है वहाँ पर वो क्या करती है? प्रोडक्शन भी करती हैं, फर्म भी इस्टेब्लिश करती है और इस तरीके से काम करती है। और स्वामित्व क्या होता है? बहुराष्ट्रीय इस प्रकार बहुराष्ट्रीय होता है और इस प्रकार बहुराष्ट्रीय निगम एक ऐसी व्यावसायिक संस्था है जिसका व्यवसाय और कारोबार अपने जन्म स्थान के देश के अलावा भी अनेक देशों में फैला है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम से हम जानते हैं। भारत में निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में, क्योंकि विदेशी पूंजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। पिछली जब मैंने आपको औद्योगिक विकास के बारे में बताया था, उसमें भी मैंने कहा था कि बहुत बड़ी समस्या जो भारत में पूंजी की कमी की रही है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से काफ़ी हद तक दूर हुई हैं। तो इस कारण देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या हुआ है? विदोहन हुआ है। उन सारे संसाधनों का अगर हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे तो MNCs के आने से जिसे कहते हैं औद्योगिकीकरण को गति मिली है। एक हेल्दी कंपटीशन हुआ है, यानी हमारे देश की कंपनियों को भी एक ऐसा कंपटीशन मिला है ताकि वे भी बेहतर तरीके से काम कर पाएँ। उन्नत तकनीक, क्योंकि विश्व स्तरीय तकनीक का ज्ञान और उसका प्रयोग किया जाना ये बहुराष्ट्रीय उससे ही संभव है। बहुराष्ट्रीय निगम अगर हमारे देश में आते हैं तो वो किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, उनका वस्तुओं की मांग और उसको पूर्ति करने का तरीका या प्रबंधन किस तरीके का है, क्या तकनीक उनके द्वारा यूज़ की जाती है उत्पादन में, तो उस सब की जानकारी भी एक देश की अर्थव्यवस्था को होती हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रहती हैं। भारत में यदि हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे आधारभूत क्षेत्र के विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि तकनीकी ज्ञान और रिस्क बियरिंग कैपेसिटी उनमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी अमूमन वो कंपनी होती है जो एक देश में बहुत स्टैब्लिश हो जाती है पहले और फिर वो नेक्स्ट स्टेप में अपने आप को कई अलग अलग देशों में स्थापित करना चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको लिए रिस्क लेना या जोखिम उठाना दूसरी कंपनियां या जो इनिशियल स्टेज की कंपनियां हैं उनकी तुलना में ज़्यादा आसान रहता है।
प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन होता है, अर्थात जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम उसका आइडियल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से जितने भी संसाधन हैं उनका प्रयोग करके उत्पादन को और कीमतों को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। विपणन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि बहुत ही मैनेजमेंट इनका विश्व स्तरीय होता है। तो ऐसी स्थिति में ये निर्यात को भी प्रोत्साहित करते हैं। विश्व स्तरीय वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी मांग भी कई देशों में होती हैं। और साथ ही ये रिसर्च पर यानी शोध पर, विज्ञापन पर, इन सब चीज़ों पर, आकर्षक पैकिंग पर भी काफ़ी खर्च करते हैं, जिससे संबंधित जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो आसानी से बाज़ार में पहुंच जाती हैं। इसके अलावा रोज़गार में भी बहुराष्ट्रीय निगमों की अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि यदि कंपनी आएगी किसी देश में तो डेफिनेटली उसको श्रमिकों की आवश्यकता होगी, और उसके से संबंधित कई और दूसरे उद्योग या छोटे मोटे काम के या रोज़गार के अवसर मिलने लगेंगे। इसके अलावा शोध और विकास के अंतर्गत भी बहुराष्ट्रीय निगमों में शोध और विकास पर भी काफ़ी काम किया जाता है, जिससे जो पिछड़े देश हैं जहाँ पर R&D करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में धन की उपलब्धता होने के कारण इसका लाभ जो पिछड़े देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, वो भी उठा सकते हैं। फिर जोखिम तो ले ही लेती हैं आराम से। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए रिस्क लेना, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी इनकी डेफिनेटली ज़्यादा होती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों में वृद्धि, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो हैं वो स्वयं वैसे ही कई देशों से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं आर्थिक रूप से। तो कई राष्ट्रों में उसकी जिसे कहते हैं उनकी एक्टिविटीज़ चलती है, और जो जिन देशों में वो कंपनियां काम करती हैं वहाँ अपना हिस्सा वो 51% से ज़्यादा रखती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका पूरा कंट्रोल प्रोडक्शन पर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर रहता है, और ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर्टिकुलर कंट्रीज़ में बढ़ जाती हैं। साथ ही प्रबंध कुशलता में भी वृद्धि होती है। प्रबंध कुशलता इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत ही योग्यता वाले प्रबंधक उपलब्ध होते हैं, और उनके अनुभवों का लाभ हर देश में प्राप्त होता है। भुगतान शेष पर भी अनुकूल प्रभाव इसलिए पड़ सकता है क्योंकि यदि विश्वव्यापी बाज़ार है पूरा का पूरा, तो ऐसे में निर्यातों में उस देश में जो भी MNCs के माध्यम से प्रोडक्शन होगा उसको एक्सपोर्ट करना बहुत आसान होगा, क्योंकि उसकी गुणवत्ता और उसकी डिमांड सब चीज़ों को देखकर ही प्रोडक्शन किया जाता है। साथ ही तकनीकी लाभ भी बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय निगमों से अल्पविकसित देशों को कई और फ़ायदे भी हो रहे हैं, और बहुराष्ट्रीय निगमों के जो लाभ हैं वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI जिसे हम कहते हैं, वो जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसमें उसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम MNCs के माध्यम से फ़ायदे उठा सकते हैं। जैसे जो MNCs हैं वो फाइनेंशियली या आप कहें कि पूंजी की वहाँ पर बहुत उपलब्धता रहती है, पूंजी की कमी नहीं होती एक तरीके से। तो पिछड़े जो देश हैं जहाँ वहाँ जो कि पूंजी की कमी से जूझ रहे होते हैं, वहाँ अगर कोई MNCs आती हैं और प्रोडक्शन का काम करती है तो ये उस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाती हैं। साथ ही जो भी दूसरी एक्टिविटी हैं, जो बेसिक उद्योग हैं या आधारभूत उद्योग हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से हल किया जा सकता है। और साथ ही जो रिस्क बेयरिंग काम है जो कि इनिशियल स्टेज पर कोई भी देश कर नहीं सकता है, तो ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और रिसर्च और R&D
और नए तकनीक के प्रयोग के माध्यम से वो वस्तुओं को उपभोक्ता के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव भी बनाती हैं और प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, ताकि ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन वस्तुओं की डिमांड करते हैं और जिससे बाज़ार को क्या मिलता है, एक बल मिलता है कि अगर वहाँ उत्पादित वस्तुओं की यदि डिमांड है तो मार्केट में एक तरीके से जिसे कहते हैं आप तेज़ी या इस तरीके की स्थितियाँ देखी गई हैं जो बाज़ार को बहुत अच्छे से गवर्न कर सकती हैं। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट कि अल्प विकसित देशों में चूँकि रोज़गार देना एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है कि लोगों को काम मिले, तो एमएनसी यदि हैं तो उसके माध्यम से भी रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है। यद्यपि इतनी सारी अच्छी बातें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में कही जाती हैं और इन दिनों तो आप सब तरफ देख रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में काफ़ी काम कर रही हैं और पिछले कुछ दिनों में भी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां या निगम हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन फिर भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कुछ कमियां हैं या कुछ इसके दोष हम कह सकते हैं जिनके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कभी कभी पसंद नहीं भी किया जाता है। तो इसके दोषों की यदि हम बात करें या इनकी कमियों की यदि हम बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जैसे अमेरिका की जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो ज़्यादातर अल्प विकसित देशों में 100% स्वामित्व पे बल देते हैं, यानी पूरा का पूरा मैनेजमेंट 100%, 51% की हमने पिछले में बात की थी, लेकिन वो सारा मैनेजमेंट अपने ही कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और भारत जैसे पिछड़े देशों में उनको अनेक सुविधाएं दी जाती है, क्योंकि यदि आपको एमएनसीज को अट्रैक्ट करना है या अपने कंट्री में आप लाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो उन सुविधाओं का वो कई गुना लाभ उठाते हैं और ये लाभ कहीं न कहीं अपने ही देश का कुछ हिस्सा है और वो एक तरीके से विदेशों में ड्रेन हो जाता है, चला जाता है। तो यहाँ भी ये भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती हैं। और जो स्टाफ बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जो वेतन देता है वो काफ़ी स्टाफ को जो वेतन दिया जाता है, रादर श्रमिकों को जो वेतन दिया जाता है वो दूसरी कंपनियों से या उस किसी पर्टिकुलर देश में जो कंपनियां पहले से इस्टेब्लिश हैं उनकी तुलना में अधिक दिया जाता है। तो वो कहीं विषमता या सामाजिक असमानता का भी प्रतीक होता है। और साथ ही निर्यातों की कीमतें कम होती हैं तो जो स्थानीय बचत होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, क्योंकि अल्प विकसित देशों में आयातों को क्या कर दिया जाता है, अधिक कीमत कर दी जाती है और निर्यातों की नीची कीमत रखकर और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बाहर भेजने का एक टेम्पटेशन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रहता है। इसलिए वो जिस देश में हैं वहाँ पर इस तरीके की स्थितियाँ भी देखी गई हैं। इसके साथ ही बहुराष्ट्रीय निगम तकनीक को स्थानांतरित तो करते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके के काम भी उनके द्वारा किए जाते हैं जिससे जो भी टेक्निकल फ़ायदे या तकनीकी के विकास के जो भी फ़ायदे हैं वो अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। जैसे उनका जो R&D है, रिसर्च और डेवलपमेंट के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादातर अपनी पैतृक देश में रखना चाहते हैं। जिस देश की वो कंपनी है वहीं पर वो ज़्यादातर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करते हैं। और इसके साथ ही जो भी तकनीक वो प्रयोग में लाते हैं वो ज़्यादातर पूंजी गहन होती हैं। और पूंजी गहन तकनीक यदि हम देखें तो पिछड़े देशों के लिए जो श्रम गहन हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी और उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पहला उद्देश्य ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को रोज़गार दीजिए। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इस आधार पर काम करती हैं कि वहाँ पूंजी सुगमता से उपलब्ध है, तो वो पूंजी प्रधान उद्योगों पर ज़्यादा विश्वास रखती हैं, उन्हीं को ज़्यादा इस्टेब्लिश करती है, जिसका लाभ सीधा लाभ पिछड़े देशों या विकासशील देशों के श्रमिकों को
नहीं मिल पाता। साथ ही बहुराष्ट्रीय जो निगम है वो असमानता को तो बढ़ाते ही हैं, जैसे मैंने आपको कहा, और बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा जो भी निवेश किया जाता है उसका भुगतान शेष पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में अपनी चीज़ें भेजना चाहते हैं, तो वो उसकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस क्या करना चाहते हैं, चीज़ें जो बाहर भेजी जा रही है उनकी प्राइस को बहुत ज़्यादा आय कमाने के उद्देश्य से नहीं रखते हैं। राष्ट्रीय निगम जो हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी इसमें देखा गया है कि एमएनसीज में जो काम करने वाले हैं या जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए काम करती हैं। इसके साथ ही बहुराष्ट्रीय निगमों का उद्देश्य अपना लाभ कमाना सबसे पहला उद्देश्य होता है, क्योंकि ये बिल्कुल पूंजीवादी कल्चर जिसे हम कह लें उससे प्रेरित हैं। तो पहला उद्देश्य अपना लाभ अधिकतम करना है, उसके बाद जो बाकी सब हैं फ़ायदे जिसे हम कहते हैं अल्प विकसित देशों में या पिछड़े देशों को लाभ होगा, तो वो सेकंड स्टेज पर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में ये कहा जाता है कि हमेशा बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस तरीके का दिख रही है आपको या जिस तरीके के फ़ायदे आशा रखता है एक देश, उस तरीके के समस्त फ़ायदे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से हर देश को मिल पाएँ या पिछड़े या विकासशील देशों को मिल पाएँ, ये आवश्यक हमेशा नहीं होता है। थैंक यू।